नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। देखिए, आज आपके लिए मैं क्लास 10th के लिए जो गणित है वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। उसके लिए मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। सबसे पहले जो बच्चे 10th का पहली बार एग्ज़ाम ले रहे हैं, ज़्यादातर पहली बार ही देते हैं, कुछ बच्चे अनलकी के लिए होते हैं वो दोबारा इम्तहान देते हैं, तो उनके सामने एक बोर्ड बड़ा हुआ होता है कि अरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, तब तो ये होता था चलो एक पेपर ख़राब हो जाए दूसरे में हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब एक पेपर होता है और हाई स्कूल का जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ हुई थी। हर जगह जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी ज़रूर लगेगी, तो इसमें नंबर भी आपके अच्छे आने चाहिए। तो होता क्या है कि जब हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं होती, किस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना चाहिए, कितने नंबर का प्रश्न है, कितना बड़ा हमारा उत्तर होना चाहिए, कितने समय हम पेपर कर लें, इन सब चीज़ों की जब जानकारी अधूरी होती है उस वजह से हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते। हम जानते हुए भी हमारे पास समय नहीं बचता और हम प्रश्नों को नहीं कर पाते। तो इस वजह से आज मैंने आपके कुछ 10th वाले बच्चे थे, उनकी जिज्ञासा भी थी, इच्छा भी थी कि सर कुछ इस सिलसिले में किया जाए, तो मैंने आज से सीरीज स्टार्ट कर दी है और मैं पिछले जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। साथ में मैं जो हमारा ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पुराना सिलेबस और नया सिलेबस और क्या कटा है वो मैं पूरा भेजूंगा। अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस होता है जो कि कट गया है तो उसकी जगह आपको दूसरा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए, मैंने पिछली साल का एक पेपर लिया है, सेट है MW 2020 का, सेट MW है। ये भी आपको पेपर भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में पेपर दिया गया है। तो उस MW को हमने एनालाइज किया है, उसको हमने पूरा विस्तृत किया है। देखिए, बोर्ड के हिसाब से हमारे पास ये मापदंड है कि संख्या पद्धति से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, बीजगणित से 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाना चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ज्यामिति से 12 नंबर का पूछा जाना चाहिए, त्रिकोणमिति से 10 नंबर का पूछा जाना चाहिए, मेंसुरेशन से 10 नंबर का पूछा जाना चाहिए और सांख्यिकी से 10 नंबर का पूछा जाना चाहिए। देखिए, इसमें आपको लग रहा है कि जो बीजगणित है उसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि बीजगणित आपका है 18 नंबर का और हमें आपको पता है कि पासिंग के लिए हमें 23 नंबर जरूरत होती है। तो देखिए, अब हम पासिंग की बात नहीं करते हैं, हम यही करते हैं कि हमें नंबर 65 से ऊपर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो हमें हर पोर्शन पर पकड़ बनानी होगी। ये तो हमारा रहा जो बोर्ड से हमें मापदंड मिला है, ये हम फिर बाद में अभी डिस्कस करेंगे। फिर ये हम देखते हैं कि हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। हमारे बोर्ड के पेपर में कुल 7 प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न अभी मैं कराऊंगा। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा और उनमें से कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं संभावित दिए होंगे। उसमें हमें कोई चॉइस नहीं होती, एक प्रश्न में 6 खंड होते हैं और वो सब एक एक नंबर के होते हैं। इस तरह से ये हमारे 6 नंबर का पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न भी अति लघु उत्तरी होता है। अति लघु उत्तरी का मतलब है उसका उत्तर 1 या 2 लाइनों में उत्तर दिया जाता है, लेकिन 1 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। और इस दूसरे प्रश्न में केवल 4 खंड होते हैं, तो इस वजह से ये केवल 4 नंबर का होता है। उसके बाद आता है लघु उत्तरी। यहाँ पे लघु उत्तरी दो तरह की लघु उत्तरी है, एक तो 2 नंबर वाली लघु उत्तरी और एक 4 नंबर वाली लघु उत्तरी। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 है, प्रश्न नंबर 3 में 4 खंड है, उसमें कोई हमें चॉइस नहीं है। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 में भी प्रश्न नंबर 4 में भी 4 खंड है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन प्रत्येक खंड है वो 2 नंबर का है। तो दोनों प्रश्नों में, प्रश्न नंबर 3 और 4 में हमारे कुल 8 खंड हैं और 8 खंड हैं वो 2-2 नंबर के करके 16 नंबर के हो जाते हैं। अगर आपने चौथे तक प्रश्न पत्र हल कर लिया तो मालूम आपको कितना नंबर का हो गया, आपके 26 नंबर का पेपर हो गया, 26 नंबर का। अब बात आती है दूसरे लघु उत्तरी प्रश्न जो हमारे हैं 4 नंबर के हैं। 4 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न है, इनकी भी संख्या, प्रश्नों की संख्या है 2, 5 और 6, लेकिन हर खंड प्रश्न में खंड है 4-4। इस तरह से कुल 8 खंड है और प्रत्येक खंड है वो हमारे 4 अंकों का है, तो इस तरह से ये 32 नंबर का है।
फिर अंत में आता है विस्तृत उत्तरी। विस्तृत उत्तरी में ही विकल्प वाले क्वेश्चन, हर प्रश्न के साथ 2 प्रश्न है। प्रश्न तो 7वां है, उसके अंदर 2 खंड है और हर खंड के साथ हमारा अथवा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है और ये हमारे 12 नंबर का है। इस तरह से हमारे कुल टोटल ये 70 नंबर का पेपर होता है। अब देखिए, जो हमने सेट लिया है उसकी हमने एनालिसिस की। पूरा पेपर देखने के बाद एनालिसिस की, तो ये देखा कि जैसे संख्या पद्धति से इस पेपर में 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो इसका मतलब पूछा जाना चाहिए था 5 नंबर का, लेकिन एक प्रश्न ज्यादा हो गया, तो इस वजह से ये 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया। अब इसी तरह से बीजगणित कुल टोटल ये 1 नंबर का ये हो गया, 2 2 4 ये हो गया, 3 4 12 ये हो गए, तो ये 17 नंबर का पूछा गया और इसी में एक अथवा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें बीजगणित को ज्यादा महत्व दिया गया, लेकिन 1 नंबर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे बढ़ गया था, यहाँ पे कम हो गया। अब इसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति देखिए, एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया, एक 2 खंड 2 नंबर का पूछे गए, कुल 5 नंबर है और 5 ही नंबर का पूछा जाना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए ज्यामिति में 1 नंबर का यहाँ पूछा गया, 1 नंबर का यहाँ पूछा गया, 4 नंबर का यहाँ पूछा गया और रचना पूछी गई और रचना ही का अथवा था, तो इस तरह से ये भी 12 नंबर का हो गया। अब त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति कुल जो आ रही है वो हमारी 12 नंबर की है, होनी चाहिए 10 नंबर की। इसका मतलब इन्होंने त्रिकोणमिति को ज्यादा महत्व दिया। और मेंसुरेशन को देखिए, मेंसुरेशन को भी 12 नंबर का होना, 10 नंबर का होना चाहिए, 10 ही नंबर का पूछा, लेकिन इन्होंने सांख्यिकी में 2 नंबर कम कर दिए, क्योंकि 2 नंबर इधर त्रिकोणमिति में बढ़ गए थे। तो इस तरह से ये पूरा पेपर हमारा 70 नंबर का आपके सामने रखा हुआ है, पूरी एनालिसिस। ये हम आपको PDF नोट्स में भी देंगे, जिससे कि आपको हर पेपर में पता चल जाए कि ये एनालिसिस है। अब बात आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हम कितने नंबर का पेपर और कितने प्रश्न तक पहले घंटे में कर लें। देखिए, आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपका पेपर 2.5 घंटे में हो जाए, और 2.5 घंटे में पेपर होने के बाद बाकी जो आपका आधा घंटा बचता है उसमें आंसर है उसको नीचे थोड़ा सा काली डॉट से मार्क कर दें, जिससे एग्जामिनर का सीधा निगाह उसी पे पहुंच जाए। इस तरह से कहीं कुछ गलती है तो उसको थोड़ा सुधार कर लें एक बार रिटर्न करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके सामने ये रखा हुआ है कि देखिए, प्रश्न नंबर आपका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ये यहाँ तक हो जाता है। यहाँ तक ये आपका कुल टोटल हो जाएगा 16 और 26 नंबर का। तो पहले घंटे में आपको 26 नंबर का पेपर कर लेना चाहिए पहले घंटे में, क्योंकि थोड़ा सा 26 नंबर का पेपर कर लेंगे तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि हम फेल होने वाले हैं। जब 26 नंबर का पेपर हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड पेपर हो जाएगा, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर अगले दूसरे घंटे में ये जो हमारे क्वेश्चन है 5वां और 6ठा, 5वें 6ठे पे आपको फोकस रहना चाहिए और इस पूरे प्रश्न को कर लीजिए चाहिए। तो ये है हमारा 32 नंबर का। तो जब आप इधर आपने कर लिया, इधर कितना 16 4 24 नंबर का 16 4 20 26 नंबर का इधर कर लिया और 32 नंबर का इधर कर लिया। अब केवल रह गया आपके पास 12 नंबर का पेपर। जो तीसरा घंटा बचता है उसमें आप शुरू में मतलब पहले 30 मिनट में आप 12 नंबर का पेपर कर लीजिए, दोनों प्रश्न कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके पास आधा घंटा बचता है, उस आधे घंटे में पूरा एनालाइज कर लीजिए कि हमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं सब चीज़ आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और भी लोगों को बताएं। और मैंने टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया किस क्वेश्चन से क्या होगा। अब देखिए, जब मैं पूरे 2020 के सभी सेट कर लूँगा, 2020 के सब सेट करने के बाद फिर 2019 के सब सेट करने के बाद फिर मैं आपके सामने एक गैस पेपर लाऊंगा और गैस पेपर में मैं बताऊंगा कि किन किन पोर्शन में से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल संख्या पद्धति से बिल्कुल ना आए क्वेश्चन या त्रिकोणमिति से कुछ ना आए प्रश्न तो जरूर आएंगे, बस थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि हो सकता है इस बार त्रिकोणमिति से 8 नंबर का है, ज्यामिति में से 14 नंबर का आ जाए, या यहाँ पे 10 नंबर का आ रहा है, यहाँ 10 नंबर का आ रहा है, यहाँ पे 7 नंबर का हो जाए। तो थोड़ा 1-2 नंबर इधर से उधर होते रहते हैं। तो ये दिमाग में आपको रखनी चाहिए और आप ये अपने तैयारी से देख लीजिए कि कौन सा हमारा पोर्शन कठिन है, उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी करें। तो अब मैं ये हमारी जो पूरी वो थी
लेआउट था जिस हिसाब से हमने करना है, लेकिन मुझे ये पेपर आपको कराना है। और मैं ये भी बताता जाऊंगा कि एक पेज पर आपको पहले पेज पर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, दूसरे पेज पर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और उनका करने का तरीका क्या होगा। देखिए एक पेज आप अच्छा तो ये रहे कि जिस पे आप वो लिखते हैं रोल नंबर वगैरह लिखते हैं, उसके पीछे वाला पेज उसको आप रफ पेज की तरह उपयोग कर लें। ठीक है, रफ पेज पे आप कैलकुलेशन वगैरह कर लें, उनको करें और उनको करने के बाद वहां पर ऊपर लिख दें रफ कार्य। ठीक है, और दूसरी बात ये दिमाग में मत रखना कि हमें एक ही साइड में लिखना, आपको दोनों तरफ करना है और ज़्यादा कॉपियां भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको अनुभव बताता हूं कि ज़्यादा जब कॉपियां भरते हैं तो एग्जामिनर पेज पलटते पलटते इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा लालच ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी जांच लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी जांचने के लिए आप जब ज़्यादा पेज भरते हैं तो फिर उसका जो रुख है वो आपके फेवर में नहीं होता, कहीं थोड़ा बहुत गलत है तो वो जानबूझ के वहाँ पर नंबर ज़्यादा काटने का प्रयास करता है। लेकिन आपने सॉलिड लिखा है, मतलब मैं बताऊंगा कि एक पहले पेज पे आपको कितना तक उत्तर देना है, दूसरे पेज पे कितने तक देना है, पेज वाइज मैं आपको ये पेपर कराऊंगा। और इस पेपर को करने के बाद आप बार बार वीडियो देखिए, एक दो दिन बाद मैं दूसरा पेपर कराऊंगा, फिर मैं आपको तीसरा पेपर कराऊंगा, साथ में मैं साइंस का भी कराऊंगा। साइंस में बस प्रॉब्लम यह है कि बायोलॉजी वाला पोर्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे आता नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं उसको भी कराऊंगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोगों को और भी लोगों को बताएं, शेयर करें, मेरे जो मैं आप वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बीड़ा उठाया है साइंस को, मैथ फिजिक्स मैथ्स को, आप जब 10th का पेपर दे लेंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली घर पर बैठ करके आप फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो 11th की मैंने डाल दी है। मेन टारगेट मेरा 12th पे था, 12th में मैंने स्टार्ट कर दिया, उनका करीब खत्म होने को आ गया और मैंने उनके अनसॉल्व पेपर भी स्टार्ट कर दिए। अब मैं आपका भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने अभी बीच बीच में मैंने कुछ मैथ्स की वीडियो वगैरह भी डाली तो उस पर थोड़े व्यूअर्स कम आए, लेकिन मैं अब आपको पेपर करा दे रहा हूं। पेपर करने के बाद फिर मेरा मेन टारगेट आपका उधर ही रहेगा। तो 11th में भी आप मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पर DNIC कुरावली टाइप करिए, आपको मिल जाएगा, वहां पर आप कर लेंगे। तो मैंने बड़ी सरल सी भाषा में हर चीज को समझाने का प्रयास किया है और मैं यहाँ पर आपको लगभग 1-1.25 घंटे में पूरा कर, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन के बाद जितना टाइम लगे 1.25 घंटे में मैं आपको पूरा पेपर विधिवत करके दिखा दूंगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस 2.5 घंटे की होनी चाहिए, 2.5 घंटे की होनी चाहिए। क्यों, मेरा अनुभव है तो मैं आराम से जल्दी कर लूँगा, लेकिन आप एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन का फियर होता है, तो उसको बिल्कुल कूल डाउन करते हुए आप पेपर 2.5 घंटे में करने का प्रयास करिए। मैं लाइव क्लास भी लूंगा इसकी, लेकिन पहले कुछ दिनों पहले मैं आप मॉडल पेपर कर लीजिए। अभी लगभग 2 महीने हैं परीक्षा के, अगर आप मॉडल पेपर अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको निश्चित ही लाभकारी होगा। तो चलिए अब मैं अब स्टार्ट करता हूं अगला अपना सेट जो हमें बताना है, तो उसको आप अच्छी तरह से इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक पर क्लिक कर दें, नोट्स भी मिल जाएंगे, पेपर भी मिल जाएगा और दूसरा पुराना सिलेबस नया सिलेबस इस वर्ष के लिए वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ वो भी पोर्शन मिला है जो कट कर दिया गया है, जो कट कर दिया गया उस पोर्शन पे, उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा दिमाग फोकस न करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। तो पहली बात तो आप बहुविकल्पी प्रश्न को लिखें ना, केवल हमें उत्तर लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ पेज बना लेंगे एक साइड में और हमें यहाँ पे उत्तर लिखना है। ठीक है, तो मैं पेज वाइज आपको बता रहा हूँ। पहले पेज पर जो हम जहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं उस पहले पेज पर केवल बहुविकल्पी प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो मैं पेज नंबर भी डालता जाऊंगा और साथ में आपको बताता जाऊंगा कि पहले पेज पर बहुविकल्पी प्रश्न ही होने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस किस पेज पर हमें क्या करना है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न ये दिया हुआ है कि पहला प्रश्न यह है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समानांतर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे उत्तर, चाहे प्रश्न लिख लो चाहे उत्तर लिख लो, उत्तर उत्तर, ये उत्तर है पहले का। अब क्या उत्तर होना चाहिए, इसमें प्रश्न दिया हुआ है 1 से 15 की सम संख्याओं का समानांतर माध्य होगा।
ठीक है, इसमें विकल्प दिए हुए हैं। तो पहले 1 से 15 तक हम यहाँ पर रफ पेपर पे एक साइड में हम यहाँ पे आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी पे एक पेपर पे करना है। तो इसमें देखिए पहले ये देखिए सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। एक तो 2 होगा, 4 होगी, 6, 8, 10, 12, 14, और इनको हम जोड़ दें, इनको जोड़ दें, इनको जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7, ये हम 7 से भाग दे दें। 7 से भाग देने पे हम इनको जब हल करेंगे तो हल करने पे ये आप देखिए 56 के करीब आएंगे। 2 और 4 6 6 12 और 20 तो ये होंगे, और 20 और 10 30, ठीक है, और 30 और 26 56 हो गए, और 56 में हम भाग दे देंगे 7 का, तो हमारा 8 आ जाएगा। तो देखिए इसमें प्रश्न में सेकंड दिया हुआ है, तो आप उत्तर ऐसे लिखेंगे सेकंड, और यहां पे उत्तर भी लिख देंगे 8, ठीक है। एक ही पहले पेज पे करना है। इसी तरह से अब आप पहले का खा ले लीजिए, पहले का खा, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। फिर प्रश्न ये दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। देखिए यही रफ पेपर पे लिख लेते हैं, sin a बराबर 4/5। तो त्रिभुज बनाएंगे अगर आप, ये कोण a है और ये 4 है, ये 5 है, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो ये 3 आएगा, तो tan a बराबर 4/3 आ जाएगा। tan a बराबर 4/3 आ जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा इसका विकल्प है थर्ड, तो यहां पे लिखेंगे खा का थर्ड विकल्प, और उत्तर होगा 4/3, ठीक है। फिर आप ले लेंगे गा, गा, गा पे देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 हो, ये मूल बराबर है। देखिए क्या समीकरण दिया हुआ है, 2x² - 8x + c के मूल बराबर है। तो ये तो हमारा a है, ये b है, ये c है, तो b² - 4ac = 0। तो 64 - 4 × 2c = 0। तो 8c = 64, तो c = 8। तो देखिए इसमें विकल्प दिया हुआ है c = 8, चौथा विकल्प दिया हुआ है, तो चौथे विकल्प पे हम लिख देंगे यहां पे चौथा 8, इस तरह से। ऐसे ही घा, पहले का घा देखिए, घा, इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए हैं, और बिंदु दिए हुए के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए तरीका वही है, x1 x2/2, ठीक है। तो बिंदु क्या क्या दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं -2, 6 और दूसरा -2, 10, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो -2 -2/2, तो ये आ गया -2, और 6 + 10/2, तो ये हो गया हमारा 8। तो मध्य बिंदु -2 और 8 हुए, तो इसमें देखो दिया हुआ है थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा हमारा थर्ड -2, 8, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए, ढा, देखिए ढा, इसमें आप देख रहे होंगे एक आकृति बनी हुई है, ठीक है। फिर हम उसको रफ पेपर पर करेंगे, सॉल्व करके नहीं दिखाना है, केवल आपको ऐसे उत्तर लिखने हैं, तो ठीक है। तो पहले का ढा है, इसमें एक आकृति बनी हुई है इस टाइप की, देखो समझा रहा हूं मैं, ये आकृति बनी हुई है, ठीक। आकृति में ये कोण दिया हुआ है 110, ये 110 दिया हुआ, और ये बिंदु है ये, और ये कोण पूछा है, इस कोण को इन्होंने दिया है PTQ, ये दिया हो, तो कि ये 90 अंश के होंगे, ये 90 अंश के होंगे, ठीक है। और पूरे का 360 होगा, तो 360 में से 180 गए, 180 बचे, इसका मतलब इन दोनों का योग 180 होगा। अगर हम ये x मान लें तो x + 110 = 180, तो x = 70। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा सेकंड 70, ठीक। अब देखो, अब इसमें चा दिया हुआ, चा, पहले का चा, पहले का चा क्या दिया हुआ है,
पहले का चार्ट ये दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई स्क्वायर है, 9 पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहां से r इक्वल टू 3 आ गया। फिर ये पूछा है कि उसके आधार का व्यास कितना होगा, इसका दुगना हो जाएगा अर्थात 6 हो जाएगा, और 6 इसमें दिया हुआ है सबसे चौथा 6 सेंटीमीटर। ये जो आपके सामने रखा है ये सही तरीका है। वो बहुत गलत तरीका होता है कि आपने पहले प्रश्न के 3 खंड यहां दे दिए और 3 खंड आखिर में दिए जा करके, तो एग्जाम में इरिटेट हो जाएगा। आप एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर आप एक जगह देंगे, तो पहले पेज पर आपको इतना करना पड़ेगा। ये वाला जो रफ पेज है वो अलग रहेगा, इसको आपको अलग रहेगा, वहां पे हमें आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ठीक है। तो पहले पेज पर ये हो गया। अब बात आती है दूसरा पेज पे, अब हम करेंगे तो वो भी प्रश्न कैसे हैं, अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय का मतलब है कि उनका उत्तर हमें 1 नंबर से, वो 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं देना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, चित्र दिया हुआ है, देखो ये प्रश्न नंबर दूसरा है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। तो देखते जाइए, देखिए इसमें, देखिए इसमें दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD 2 जीवाएं हैं, बिंदु E पर काटती हैं। यदि CE बराबर 4 और ED बराबर 2 तो AE गुणित EB का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें इसको हमें थोड़ा करना पड़ेगा। ये दूसरे का का है, का हम यहां पे चित्र बनाएंगे, इस तरह से चित्र बनाएंगे और यहां पे ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। ए बी सी डी डी ई, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। देखिए इन पर बने हुए जो आयत होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो ये हो जाएगा CE इंटू ED बराबर AB A गुणित B बराबर AB AE सॉरी AE इंटू BE। तो ये दिए हुए हैं 4 गुणित 2, 4 गुणित 2 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर AE इंटू EB, ये EB, तो ये हो जाएगा 8 AE इंटू EB। यही हमारा उत्तर हो गया, या यूं लिख लो AE इंटू EB बराबर 8, यही उत्तर हो गया, ठीक है। इतना में आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। अब दूसरे का खा, दूसरे का खा क्या कहता है, हमें हल करना है, इसका मान निकालना है, किसका, कोसेक 42 बटे सेक 48, इसका मान निकालना है, ठीक है। प्रश्न में लिखा है मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक को बदल देंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं 42 अपॉन, यहां पर हम लिख लेते हैं सेक 90 माइनस 42, तो ये हो जाएगा कोसेक 42 बटे ये हो जाएगा कोसेक 42। तो हम इस यहां पे इस आइडेंटिटी की चर्चा करेंगे, यहां पे लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा से। ये हमने आइडेंटिटी मतलब हमने सूत्र का उपयोग किया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा उत्तर। तो ये हमारा उत्तर आ गया। यहां पर हम चाहें तो यहां पर उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर, ठीक। अब देखिए गा, दूसरे का गा, आप इतना यहां से यहां तक आप चाहें तो एक पेज पर कर सकते हैं इसको। अब दूसरे का गा और घा ये आप दूसरे पेज पर करिए, ठीक है। तो दूसरे का देखिए गा क्या कहता है, गा में एक चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। तो इस पेज को हम हटा देते हैं, ये हमारा
ये एक पेज का हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे पेज पर। देखिए तीसरे पेज पे, ठीक है, तीसरे पेज पर हम करेंगे दूसरे का गा। अगले पेज पे तीसरे का गा करेंगे, दूसरे का गा। इसमें एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह से बना दे रहे हैं। ये एक इसके अंदर वर्ग दिया हुआ, वर्ग, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये क्यू ओ पी पी क्यू, ठीक। ये हम अगले पेज पर करेंगे और ये इसमें छायांकित भाग है, ये वाला, ये। तो इसमें प्रश्न में चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचे गए यदि ओ ए बराबर 20, ये दिया हुआ है 20 यहां से आता, ठीक है। ओ ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना त्रिज्या आर है, ये माना त्रिज्या आर है, बराबर। तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, यहां से यहां तक। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर बराबर 20√2 सेंटीमीटर, ठीक। आर बराबर कितना हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये भी इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी होगी, 20√2 होगी, यहां से यहां तक ये। अब ये वाला जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर का 1/4 होगा, उसमें से ये क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल 20 × 20। तो ये हो गया 1/4 22/7 और 20√2 × 20√2 -400, ठीक। तो देखेंगे आप, इससे कैंसिल हो जाएगा 11 2 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से 400 कॉमन, तो यहाँ बचेंगे 11/7 माइनस 1। तो ये हो गया 400 × 11 - 7/7 और 400 × 4/7 1600/7, ठीक है। इसको हम जब थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये लगभग 288 सेंटीमीटर आएगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो 1 नंबर का था। मेरे हिसाब से 1 नंबर के प्रश्न कुछ ज़्यादा दे दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हमें करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको 1 नंबर हो गया और आधा नंबर हो गया, आधा नंबर इधर। अब दूसरे का घा देखिए, दूसरे का घा में क्या दिया है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्याएं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे पर कितने अंकित होते हैं, पासे पर अंक होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पासे पर उछालने पर अभाज्य संख्याएं। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्या का मतलब है जिसको जो किसी से भाज्य ना हो। देखिए एक तो 1 ही है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है। तो की संख्या
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्याएं कितनी होंगी? ये होंगी हमारे 1, 3, 6। तो इसमें पूछिए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता ये कितनी होगी? ये होगी 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1/2। अब आता है अगला प्रश्न। ये प्रश्न हम अगले पेज पर करेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरे पेज पर प्रश्न होगा, अगले पेज पर करेंगे। ये प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके जो दो खंड हैं वो एक पेज पर, कॉपी के एक पेज पर हम केवल 2 खंड करेंगे। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए 2 अंक हैं तो उनको हम एक पेज पर, 4 अंक से ज्यादा नहीं, 2 नंबर के। ठीक है, तो अब आ जाइए प्रश्नों पे आ जाइए। प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरे का देखिए क्या दिया है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, क्या समीकरण दिया हुआ है? x² प्लस 2bx प्लस -a² माइनस b² बराबर 0। इसको हल करना है, मतलब हमें x का मान b और a के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सरल है, इसको क्या करो, खोल दो, 2bx माइनस a² प्लस b² बराबर 0। ठीक, अब देखिए x² प्लस 2bx प्लस b² माइनस बराबर हम a² ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² और x प्लस b बराबर प्लस माइनस a और x बराबर प्लस माइनस a माइनस b। इसका मतलब 2 उत्तर होंगे, x के 2 उत्तर होंगे, प्लस a माइनस b या माइनस a माइनस b, ये उत्तर होंगे। उत्तर इतना आप कर लेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। आधे पेज में इतना आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है तीसरे का खा। तीसरे का खा क्या दिया हुआ है? रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6, उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8, उनमें से किसी के न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इसमें, देखिए रमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता, दौड़ जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता बराबर 1/6। ठीक है, और रमेश द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता, दौड़ न जीतने की प्रायिकता, न जीतने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण 1/6 बराबर 5/6। ठीक है, इसी तरह से उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता, दौड़ जीतने की प्रायिकता ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 1/8। ठीक, और यहां हम लिखेंगे उमेश द्वारा दौड़ न जीतने की, दौड़ न जीतने की प्रायिकता
बराबर 1-1/8 बराबर 7/8। ठीक है, तो दोनों की दौड़ न जीतने की प्रायिकता पूरा जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको उत्तर देना है। बराबर 5/6 इंटू 7/8 तो बराबर 35/48। इतना हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसी को आप उत्तर यूं लिख दें उत्तर। तो इस तरह से ये हम एक पेज पर कराएंगे, 2 नंबर का ये प्रश्न, 2 नंबर का ये प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है गा। अगले पेज पे हम जाएंगे तो उस पर बाकी जो 2 खंड है वो अगले पेज पर कराएंगे, तो इनको भी आप समझ लीजिए। दूसरे का गा, देखिए दूसरे का गा, इसका तीसरे का गा, तीसरे का गा। एक प्रश्न के सभी खंड एक जगह करेंगे। इसमें दिया है 2 समरूप त्रिभुजों की परिमाप। हमने मान लिया एक त्रिभुज है ये, ठीक, और एक त्रिभुज है वो इससे बड़ा है, ऐसे ये त्रिभुज। ठीक, इसमें इनकी माप दी हुई है। ठीक है, ये है हमारे P Q R, ठीक, और ये है A B C। ठीक, ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब समरूप त्रिभुजों में P/A बराबर Q/B बराबर R/C। ठीक है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है इनकी परिमाप दी हुई है 40 और 60 सेंटीमीटर। इसकी परिमाप 40 सेंटीमीटर और इसकी परिमाप 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो समरूप त्रिभुज में यह है, तो इनकी हमें क्या ज्ञात करना है, इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या होगा, इसको हम इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं, P + Q + R बटे A + B + C। तो ये हो जाएगा 40/60 बराबर 2/3। ठीक है, तो त्रिभुज ये वैसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा P Q R। ठीक, ऐसे ये होगा A B C। ठीक है, तो त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, P/A का होल स्क्वायर, और ये हमने निकाल चुके हैं। तो होल स्क्वायर बराबर 4/9। तो ये हमें अनुपात आ गया 4:9। ठीक, तो इस तरह से हम, बहुत सरल क्वेश्चन था, 2 नंबर का था। आपका 1 नंबर यहां तक हो गया, बाकी 1 नंबर यहां का हो गया। तो इस तरह से हमने 2 नंबर का ये प्रश्न कर लिया। अब देखिए इसी में तीसरे का घा क्या दिया हुआ है, तीसरे का घा ये कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए यदि P 2-3 Q 10y के बीच की दूरी 10 है। 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक P दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, ये निर्देशांक 2 और -3 दिए हों, और दूसरा दिया हुआ है Q 10, y। ठीक है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी हुई है, यहां से यहां तक
10 मात्रा। तो देखिए अगर हम इसको x1/1 मान लें, इसको x2/2 मान लें, तो सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग कर देंगे और तो यह हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें लिखेंगे y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6, तो y बराबर प्लस माइनस 6 माइनस 3। अब देखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर -6। तो इस तरह से हमारे इसके 2 उत्तर होंगे और इस तरह से करेंगे। तो इतना हमें एक पेज पर करना होगा पूरा, आधे पेज में यहाँ तक और आधे पेज में यहाँ तक। इस तरह से कॉपी भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, इतना हमें आपके सामने इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये मैंने बताया, ये इतना आपके द्वारा 1 घंटे में हो जाना चाहिए। और अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो हमारे 4-4 नंबर के प्रश्न हैं वो अगले घंटे में होने चाहिए। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया। अब मैं आगे का बताना चाह रहा हूँ। 6 और 4 10 और कितना आपका 8 दूनी 16। हाँ, 26 नंबर का आपने कर लिया। 26 नंबर का आप पहले घंटे में कर लें इतना। अब मैं जो क्वेश्चन है वो हमारे लंबे क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये चौथा जो प्रश्न है ये सभी 2 नंबर के हैं प्रश्न, ये भी आपको कर लेने चाहिए। तो चौथे का बहुत सरल क्वेश्चन है। चौथे का क्या कहता है ये देखिए। चौथे का ये कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y, ये का है चौथे का क्या क्या बिंदु हैं, x y 1 2 और 7 0, ये सररेख हैं। हम पहले ये मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x3 हो गया, y3 हो गया। अगर ये सररेख हैं तो इनसे बना हुआ त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल 0 होगा। ये सूत्र लगाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 x3 3 और ये y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये निकल के आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसको हम अगर मान को रख देते हैं इसमें तो क्या आएगा, देखिए x y2 2 माइनस 7 0 प्लस 1 y3 0 माइनस y1 y प्लस x3 7 y1 y माइनस 2, ये बराबर 0 आ गया। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो। हाँ बिल्कुल सही है। y1 x y2 है हमारा 2 माइनस 0, ठीक। फिर x2 1 0 माइनस y, ठीक।
0 माइनस बाई 1 0 बाई 3 माइनस बाई 1 बाई प्लस 7 बाई 1 माइनस 2। अब इसको हम खोल देते तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई प्लस 7 बाई और माइनस 14 बराबर 0। ठीक, और 2x प्लस 6 बाई माइनस 14 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 बाई माइनस 14 बराबर 0। यही हमारा इसका उत्तर होना चाहिए, यही बिल्कुल 100% उत्तर यही होगा। और इसको हम देख भी लेते हैं तो यही चीज़ आएगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 हो जाएगा 7, और या x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक, तो ये अभी आधा पेज में हो जाना चाहिए। अब इसी तरह से चौथे का खा क्या कह रहा है? चौथे का खा ये कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान क्या होगा? तो इसको देखिए, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। इसमें दिया हुआ है साइन 3a इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है कॉस a माइनस 26। ठीक, कॉस a माइनस 26। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26। ठीक, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ठीक, तो इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 4a, ये हो जाएगा माइनस 26 माइनस 90, तो ये माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 116। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 116 बटे 4, 4 दूनी 8 और 19। ये मान हमारा निकल के आएगा, यही उत्तर होगा। तो ये पूरा जो है वो एक पेज पे आपका होना चाहिए, इसको क्लियर आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो ये पूरे पेज पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब हम पेज बदल देंगे। अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है इसको भी समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी का खंड है, चौथे का गा। चौथे का गा क्या कह रहा है इसको देखिए। चौथे का गा देखिए, चौथे का गा ये कह रहा है एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हल इसका ये होगा गा, चौथे का गा। ठीक है, माना गोले की त्रिज्या r है। ठीक, वक्रपृष्ठ कहिए या हम इसको कहें गोली पृष्ठ, वक्रपृष्ठ भी कह सकते हैं या गोली पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो देखिए गोलीय पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर बराबर, ये दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 36 पाई, तो पाई से पाई और r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन कितना होगा इससे निकाल लेंगे। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब 4/3 22/7 इंटू 3 इससे ही कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएंगे 3 × 9 = 36 इंटू 22/7, 36 इंटू 22/7 इसको हम गुणा करेंगे तो 792/7 घन सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से घा, चौथे का घा को देखिए। इसमें दिया हुआ है अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है, कौन सा समीकरण दिया हुआ है? 2x² - 3x + 5 = 0।
तो हमें इसका मान निकालना है, किसका, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो, का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम तुलना कर लेते हैं इससे, ए एक्स स्क्वायर से, ठीक, प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमारे अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और ये माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए अर्थात 5/2। तो ये हमें इसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा कॉमन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर अल्फा बीटा कितना है 5/2 इंटू 3/2, तो ये हो गया 15/4। ये हमारा इसका उत्तर हो गया 15/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इसी तरह से अब हम अगला भाग लेते हैं, वो देखिए आप, थोड़ा कैलकुलेशन होगी। तो अगर एक पेज में 2 खंड हो सके तो 2 कर लीजिए, और प्रयास यही करिए 2 हो जाए, नहीं तो आप एक पेज पर एक प्रश्न भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में का प्रश्न ये कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए। क्या समीकरण है, 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1/x, ठीक है। यहां पे ये शर्त दी हुई है कि x का मान 0 नहीं है, x का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, x का मान 0 नहीं है, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, इस राशि को y मान लेते हैं, माना 2x प्लस 1/x बराबर y, ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5y और y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे। खंड करने पे क्या होगा, y स्क्वायर, इसके खंड कर लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4 कैसे खंड करेंगे, तो 4 × 4, तो 4y माइनस y प्लस 4 बराबर 0, और y कॉमन, तो y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या आ गए, y माइनस 4 कॉमन और y माइनस 1 कॉमन। अब देखिए ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो आप एक पेज में ही कर लें। जब y माइनस 4 बराबर 0, इसका मतलब y बराबर 4, और ये रख दीजिए 2x प्लस 1/x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इधर आएंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम देखें, जब y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 और 2x प्लस 1/x बराबर 1, और यहाँ पे करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर x, इधर हम ले आएंगे तो x बच रहेगा, ये -1। तो इस तरह से हमारा x बराबर -1 आया और एक उत्तर 1/2 आ गया। ये हमारे उत्तर हो गया। इतना आपको एक पेज में आप कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको जांचने वाले को भी सुविधा रहेगी, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए 5वें का खा, ये अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का है और बहुत सरल है। त्रिकोणमिति के प्रश्नों में ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम उनके मतलब सूत्र हमें मालूम होने चाहिए, आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, तो हम प्रश्नों को आसानी से कर लेते हैं। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कह रहा है सिद्ध करना है। 5वें का खा है, ये भी हमारा 4 नंबर का है। 5वें का खा, देखो गौर से देखो इस प्रश्न को, 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर
बराबर क्या दिया, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए। ठीक, तो इसमें हम चाहे ये वाली साइड ले लें, ये वाली, क्योंकि लगभग दोनों बराबर है, तो चलो हम यही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, स्टेप समझते जाइए, और ऐसे ही इन तानों में करना है, आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखिए 1/1, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए, कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए प्लस 1, और ये 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब क्या बचा, अब बचा आपके सामने 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर देंगे अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और ये बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, अभी हम बताते हैं, 1 माइनस कॉस ए, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया, और ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये भी आप एक पेज पर कर सकते हैं, अगर जगह है तो आधे में कर लीजिए, नहीं तो आप एक पेज में कर लीजिए। अब देखिए 5वें का गा, ये जो प्रश्न है वो हमें उसका है समांतर माध्यिका, जैसा कि आपको प्रश्न में भी दिखाई दे रहा होगा, 4 नंबर का है, और ये समांतर माध्य से का प्रश्न है। इसको आप देखिए, सरल है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। इसमें देख लो, देखिए पहली सारणी वर्ग अंतराल, 5वें का गा, 5वें का गा वर्ग अंतराल, अंतराल, फिर है बारंबारता, बारता, फिर है हमें आगे बताएंगे इनमें मध्यबिंदु, मध्यबिंदु x, फिर हम विचलन देखेंगे d माइनस ए एज्यूम्ड। ठीक, इसमें हम लेंगे, अभी हम बताएंगे क्या होगा, और फिर हम यहाँ पे गुणा करेंगे एफ डी का, ये एफ है इस तरह से। अब देखो 0 10 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50। ठीक, इसमें 5 12 12 25 10 8 8। इनका हो गया 5, इनका 15, इनका 15 25, इनका 35, और इनका 45। ठीक, अब हमने इसको मान लिया कल्पित माध्य मान लिया, इसका समांग 25 है, तो हम यहाँ पे x माइनस 25 लेंगे, और ये 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे माइनस 10 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 20। ठीक, ऐसे। अब देखो इनका हम गुणा करेंगे, इसका इसका तो -100, इसका -120, 0, इसका 100, और इसका 160। ये प्लस के होंगे, जब हम इनको करेंगे तो जोड़ जो हमारा आएगा सिग्मा एफ डी, वो आएगा कितना, वो आएगा हमारा 40 प्लस का 40। इधर हम जोड़ेंगे तो ये देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60, ये सिग्मा एफ बराबर 60 हो गया। अब हम सूत्र लगा देंगे,
ठीक है, समांतर माध्य ए बराबर, ठीक है, हमने कल्पित माध्य माना ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये था 25 प्लस 40/60, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2/3 और 25 प्लस 6/7, तो ये हो जाएगा 25.67। ये भी हमारा 4 नंबर का था। चाहे तो आप एक पेज पर कर सकते हैं, आधे पेज में भी कर सकते हैं। अब देखिए 5वें का घा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 5वें का घा देख लीजिए। 5वें का घा ये भी 4 नंबर में है, और आप चाहें तो एक पेज में कर सकते हैं, आधे पेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक पेज से ज़्यादा पे उत्तर न दें इसका। देखिए प्रश्न में चित्र दिया, बहुत सरल क्वेश्चन है। चित्र दिया हुआ है और चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC 30 अंश है, तो कोण ADC का मान ज्ञात करिए। देखिए 5वें का घा, 5वें का घा देखो ये दिया हुआ, ये इसमें O वृत्त का केंद्र है और ये AOB, ठीक, और ये C और ये D, ठीक, ये और ये, ठीक, तो ये 30 अंश दिया हुआ। और देखिए हमें ये पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो ये कोण समकोण होगा, ठीक है, 90 अंश होगा, तो कोण ACB बराबर 90 अंश। अब हम इसकी सहायता से, ये हमें 90 अंश पता चल गया, अब हम ये कोण निकाल सकते हैं। कोण ABC प्लस 90 अंश प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 120, तो कोण ABC बराबर 60। ये कोण आ गया, और ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण ADC, यही हमें निकालना है, ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ADC प्लस 60 अंश बराबर 180, तो कोण ADC बराबर 120 अंश। ये हमारा उत्तर हो गया, और आप इतना कर देंगे तो आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, आराम से इनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अभी तक हमने 16 नंबर के, इसमें 5वां जो प्रश्न था वो 16 नंबर का था। इतने 5वां प्रश्न हमें आधा घंटे में कर लेना चाहिए, और अगले आधे घंटे में हमें 6ठा प्रश्न कर लेना चाहिए। तो इस तरह से 16 दूनी 32 नंबर का हमारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी अच्छी करते हैं वही बच्चे इन प्रश्नों को कर पाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का, ये भी हमें एक पेज में होना चाहिए,
और इसमें हमें चित्र की भी जरूरत पड़ेगी। क्या दिया हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, ये धारा बह रही है, ठीक, ये इस तरह से नदी के अंदर, ये ऐसे, और यहां से यहां तक 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है। ठीक है, और शांत जल में नाव की चाल, मतलब जल स्थिर है, शांत जल में नाव की चाल बराबर, ये दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए, नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ जाएंगी, चाल बराबर 15, ठीक है, 15 धन x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल -x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, एक बार गए, एक बार जाने में समय कितना लगेगा, धारा की दिशा में जाने पे 30/15 धन x, विपरीत दिशा में जाने पे कितना लगेगा, 30/15 ऋण x, बराबर कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट, अर्थात 4.5 घंटे। ठीक, 30 को ले जाके उधर भाग दे देते हैं, तो क्या निकलता है, 1/15 धन x धन 1/15 ऋण x बराबर 4.5/30। अब देखो, हम लघुत्तम ले लेते हैं, 15 + x, 15 - x, 15 - x + 15 + x बराबर 45/300। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया 30, और ये हो गया 225 माइनस x का स्क्वायर, और 15 से ये काट दो, 3 20। ठीक, और इसको और ले जाते हैं तो 3/20, 3 से कट गया 10, 3, तो 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 200, तो x स्क्वायर बराबर 25 और x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आप करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप है, 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, ये त्रिकोणमिति से संबंधित है, अच्छा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। ये भी आप एक पेज में करेंगे, इसको भी आप एक पेज में करेंगे, तो इस तरह से देखिए, देखिए इसमें
सड़क के एक ओर स्थित एक मकान। प्रश्न नंबर है छठे का खा। छठे का खा। खा। देखिए, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मकान मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये मकान है, मकान, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, और ये मीनार है, ये मीनार है। ये भी हो सकता है संभवतः ऊंचाई दूरी के प्रश्न ना है, ठीक है, लेकिन तब भी आप तैयारी हैं कर लो अच्छी तरह से। एक बार और मैं श्योर हो जाऊंगा। इसकी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई में निकालनी है h। माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है। सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार, यहां से छत और आधार के अवनमन कोण दिए हुए हैं 45 अंश, 45 अंश, और ये 60 अंश, 60 अंश दिए हुए हैं। तो हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। तो ये दूसरी डॉट का उपयोग कर लेते हैं। देखिए, ये ए बी सी डी ई, ये भी 10 मीटर होगी, तो ये हो जाएगी h माइनस 10। यहां से यहां से h माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये देखिए, ये इसमें ये देखिए, हम पहले क्या करें, निकालें इसमें त्रिभुज, ये कोण 45 अंश का होगा और ये कोण 60 अंश का होगा। तो पहले ए डी भुजा निकालते हैं। त्रिभुज ई डी ए में h माइनस 10 बटे ए डी बराबर tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, तो h माइनस 10 अपॉन ए डी बराबर 1, तो ए डी बराबर h माइनस 10। तो इस तरह से ये भी h माइनस 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये भी h माइनस 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब त्रिभुज इसमें लेते हैं ई सी बी में h बटे h माइनस 10 बराबर tan 60, ठीक। तो ये हो जाएगा h अपॉन h माइनस 10 बराबर √3। कैंची का गुणा करेंगे तो h बराबर √3h माइनस 10। इसको इधर ले आओ, इसको उधर साइड में दो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू h बराबर 10। तो h बराबर 10 बटे, या चलो इधर लिख लेते हैं, h बराबर 10 बटे √3, सॉरी 10 बटे h √3 माइनस 1। आप √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, माइनस 1 का ऊपर नीचे, तो ये हो गया 10 √3 माइनस 1, और ये 3 में से मानेंगे 2 से ये कट गया 5, तो ये हो गया 5 3 माइनस 1। ये हमारा उत्तर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए
प्रश्न नंबर गा, ये है छठे का गा है, इसको आप समझ लें। ये भी 4 नंबर का है और आप पूरे पेज में इस प्रश्न को करेंगे। छठे का गा क्या कहता है? छठे का गा ये देख लीजिए, देखिए छठे का गा। देखिए छठे का गा में क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 है। छठे का गा, गा ये इसकी शंकु की ऊंचाई और ये 3x और ये 4x, ठीक। माना ऊंचाई बराबर 3x, ठीक है, त्रिज्या बराबर 4x, ठीक है। ऊंचाई 4x है, त्रिज्या, तो ये ऊंचाई 4x और त्रिज्या 3x, ये 3x ये 4x, ठीक। तो इसका आयतन इतना है, आयतन इतना है, ठीक। तो क्या होता है? आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 301.44 इज इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू r स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर इंटू 4x, ठीक है। तो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8, 3 और 1 4 4 8 होते। तो देखिए इसमें से क्या होगा? ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा। तो देखिए एक्स क्यूब बराबर कितना आएगा? 301.44 इंटू 7/304 7/22 इंटू 3 22 इंटू 3 इंटू 4, 3 और 1 4 4 4 8 और 4 12। देखिए इनको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन था तीसरे का छठे का गा, छठे का गा, ठीक है। छठे का गा दिया हुआ है इसका। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 2, x बराबर कितना निकल के आएगा? सॉल्व करेंगे भाग देके तो x क्यूब बराबर 8 आएगा, तो x बराबर आएगा ये 2, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। त्रिज्या बराबर 3x, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी सरल सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा वैसा नहीं था। अब देखिए प्रश्न नंबर घा, ये बीजगणित का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, इसको भी आप देख लीजिए। बीजगणित का क्वेश्चन घा क्या कह रहा है? घा, इसको भी एक पेज में करना है, पूरे एक पेज में, 4 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए छठे का घा, छठे का घा क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या बताइए, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x, संख्या के दहाई का अंक बराबर y।
तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10y प्लस एक्स। नई संख्या क्या होगी, उलट देंगे तो क्या होगी, नई संख्या होगी 10x प्लस वाई। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, संख्या का योगफल, मतलब दोनों का उस संख्या का योगफल 66 है। तो प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। तो x प्लस वाई बराबर 6, पहला समीकरण। और द्वितीय शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम इनको जोड़ दें तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। ठीक, x का मान किसी एक में रख देंगे तो 4 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स बराबर 10 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगी 24 कहिए या 42 कहिए, दोनों ही उत्तर सही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो 4 नंबर के प्रश्न थे वो आपको 2 घंटे में, यहाँ तक 2 घंटे में आपको प्रश्न कर लेना चाहिए। अब देखिए प्रश्न ये है, इसमें 7वें का ये भी अच्छा सवाल है, हर आपके समानांतर श्रेणी से है और समांतर श्रेणी के प्रश्न भी बहुत सरल होते हैं, इनको देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए प्रश्न ये है, संख्याओं को उस सूची में प्रथम 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, 7वें का जिसका nवां पद अल्फा n, यहां अल्फा n से प्रदर्शित दिया है 3 प्लस 2n। ठीक, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद अल्फा 1 इक्वल 3 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5। द्वितीय पद अल्फा 2 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 2 7 एंड सो ऑन। और कितने पदों तक निकालना है, प्रथम 25 पदों तक, 25 पदों तक निकालना है, 25 पद। ठीक, चाहो तो आप अल्फा 25 निकाल सकते हो, और नहीं है तो 25 पदों का योग, n पदों का योग के लिए सूत्र होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए 25/2 2 इंटू 5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू अंतर है 2, तो देखेंगे आप 2 कॉमन लोग निकल जाएगा तो क्या बचाएगा, यहाँ 25, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ बचाएंगे 24। ठीक, तो ये हो गया 25 इंटू 29। इसका हम गुणा कर लेंगे रफ पेज पे, 25 इंटू 29। ठीक, तो इसका जो गुणा करके हम निकालेंगे वो लगभग 700 के करीब आना चाहिए। ठीक है, 9 पना 45 S25 700 के करीब आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गलती भी हो सकता है। 3 धन 2 5 और 3 धन 2 4 3 7। ठीक, यहाँ पे 24 और 24 5 29 700 का मतलब
30, 625, 25 25 625, 625। अब कितना बचा? 4, 725 होना चाहिए अंदाज, 725, 25, 300 लेंगे तो चलो कर लेते हैं। 9 पन्ना 45 की 5, 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, और ये 0, तो 5 10, 2 3 4 और 1 5, 725 आना चाहिए। चलो जो भी है 725 कर देते हैं, 725। हाँ, मैं इसमें पूरे एक बार देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 0 से लिया जाए। संख्याओं को सूची को याद करिए, संख्याओं की उस सूची को याद करिए जिसमें प्रथम पद 3 से स्टार्ट किया हुआ, 3 5 7, तो 3 यहाँ हो जाता। चलो 25, चलो कोई ठीक है, इतना कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न इसी का छठा प्रश्न है, इसी का अथवा में दिया हुआ है। अथवा वाला प्रश्न भी अच्छा है और ये बीजगणित से संबंधित है। बीजगणित से संबंधित है तो उसको देख लीजिए क्या कह रहा है। अथवा है, 7वें का अथवा। इसमें एक प्रश्न ये दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की कमी और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर का कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो हमने पहले मान लिया, ये माना लंबाई x लंबाई और y चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर x बाई y। ठीक है। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 2 कम कर दी जाए, x माइनस 2, और उसका चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो उसमें 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसमें हमने 10 कम कर दिया, तभी तो इसके बराबर होगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो x बाई माइनस 2x, फिर इसको हम करेंगे -2 बाई -4 -10 बराबर x बाई। इससे ये कैंसिल हो गया, -2x -2 बाई -14 बराबर 0, और x प्लस बाई प्लस 7 = 0। संभवतः यही आंसर होना चाहिए। x इसमें करेंगे 2x, इसको हम गुणा करेंगे -2, इसमें हमने गुणा किया तो यहाँ पे प्लस आएगा, x + 2, तो यहाँ पे +2, तो यहाँ पे हम जब हम इसको ऐसे करेंगे, 2x -2 बाई बराबर 14, तो x माइनस बाई बराबर 7। ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त क्या कहती है? द्वितीय शर्त यह कहती है, यदि लंबाई में 2 की वृद्धि, x + 2, और चौड़ाई में 3 की कमी, तो उसका क्षेत्रफल 45 कम हो जाता है। तो 45 और जोड़ दीजिए बराबर x बाई। तो ये हो गया x बाई -2x प्लस 2 बाई, 2x और 2 बाई, 2 की वृद्धि और 3 की कमी है। तो ये हो गया x का गुणा किया तो x बाई -3x, और फिर 2 का गुणा किया तो 2 बाई -6 प्लस 45 बराबर x बाई। इससे ये कैंसिल हो गया, तो -3x प्लस 2 बाई प्लस 39 बराबर 0, और 3x -2 बाई -39 = 0, और 3x -2 बाई
इज इक्वल टू 39। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इसमें हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2x माइनस 2y माइनस 14। ये पहला समीकरण होता है, घटा दिया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया आपका 25, तो चौड़ाई हो गई 25, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अब इसका मान इसमें हम रख दें तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 7, तो 25 माइनस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर 25 माइनस 7 बराबर 18 मीटर। ये हो गई हमारी चौड़ाई। यही उत्तर है, यही उत्तर होना चाहिए। तो इस तरह से ये सवाल था अथवा में, चाहे आप पहला वाला पार्ट करें चाहे दूसरा करें। अब देखिए 7वें के खा में क्या है, आपकी रचनाएं हैं। देखिए रचनाओं के लिए हमने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको पेंसिल रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा सेट होना चाहिए, पेंसिल खूब बनी होनी चाहिए, रबड़ हमारी साफ़ होनी चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहला सवाल है त्रिभुज की रचना से संबंधित है। पहले हमें त्रिभुज बनाना है। क्या है, 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ये 7वें का खा है, 7वें का खा, इसमें भी अथवा दिया हुआ है। इसमें की दिया 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके एक साथ अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 2/3 हो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ चित्र बना लेंगे इस तरह से। और इसमें देखिए अच्छा ये रहे, ये 5 सेंटीमीटर रखें, 5, ये 5.5 और ये 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए, हल्की सी 5, हल्की सी स्पेस खींचते हैं कि बाद में हमें मान लीजिए पेंसिल से बिगाड़नी पड़े। फिर यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, 5 सेंटीमीटर की। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 5.5 का एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक 6 का चाप लगाएंगे, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ये ABC। ये हो गया 5.5 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या करें, इसको एक न्यून कोण लेते हुए अब हमें 2 और 3 के अनुपात में इसको बांटना है। तो इसको 5 भागों में बांटे, 1 2 3 4 5, इसको हम यहां से मिला देंगे, ठीक। अब 2 से इसके समानांतर रेखा खींच देंगे इस तरह से, तो ये हो गया B'। फिर इसके समानांतर रेखा खींच देंगे तो ये हो गया C'। तो 2 त्रिभुज हो गए, एक हो गया AB'C' और एक हो गया त्रिभुज ABC। इनकी जो भुजाओं में अनुपात होगा वो 2:3 का हो गया। इसको कर ले, अथवा एक इसी में और दिया हुआ है अथवा करके, वो भी बहुत सरल है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। अथवा इसमें क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हो। देखिए पहले थोड़ा एक रफ आइडिया लेना है, एक ये ले लेते हैं और ये 60 अंश का कोण अगर ये बनाए 60 अंश का, ये वाले, तो ये तो 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये तो 90 का होगा, ये 90 का होगा, और अगर ये 60 का हो जाता है, इसका मतलब ये 30 का और ये 30 का, तो इसका मतलब ये है हमारा 60 और 60 120 का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, ठीक, और इसके केंद्र से एक रेखा खींचने, ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक। अब देखो हमें उसी त्रिज्या से एक कट यूं मारेंगे और एक कट यूं मारेंगे, तो इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारे कोण बन गए, ये वाले कोण बन गए 60 अंश और ये भी 60 अंश, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना देना, तो ऐसे कर लेंगे, चाप ले लेंगे ऐसे करके, उतने से यूँ मार लेंगे, यूँ मार लेंगे, ऐसे करके ऐसे खींच देंगे, ये जो बिंदु होगा उस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। तो आप देखेंगे
यहाँ से, ये भी 30 अंश का होगा, ये भी 30 अंश का होगा, तो ये 60 अंश का बन जाएगा OPQR। तो इस तरह से हम रचना भी कर लेंगे, और रचना थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, तो नहीं तो नंबर कट जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सामने एक सेट का मॉडल करके दिखाया, और ये मैंने लगभग 1.5 घंटे में कर लिया। कुछ हमने चर्चा की थी, उसमें हमारा समय हुआ था, लेकिन आपका जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो लगभग 2.5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा, हमारी वीडियो को देखा और लोगों को आप बताइए, और मैं जल्दी ही इसके एक दूसरी वीडियो डालूंगा जो आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद।